हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 49 और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जो हमारे चल रहा था ट्रेडिंग और जो है फॉरेन ट्रेड एंड द यूरोपियन ट्रेडर्स। हमने ऑलरेडी इस चैप्टर का 4 वीडियो बना चुकी हूँ मैं और ये है 5th वीडियो जहाँ पे हम फॉरेन ट्रेड किस तरह से मुगल साम्राज्य के टाइम पे चल रहा था इसके बारे में हम देखने वाले हैं और पर्टिकुलरली यूरोपियन के साथ किस तरह की ट्रेडिंग चल रही थी, क्योंकि तभी एक वक्त था जहाँ पे यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज आकर इंडिया पे राज जमाने वाले थे और धीरे धीरे ट्रेडिंग के पर्पज से आए थे, लेकिन ट्रेडिंग करते करते हमारे ऊपर राजूती कर गए। तो उसी चीज़ के बारे में हम देखेंगे को किस तरह की ट्रेडिंग चल रही थी फॉरेन ट्रेड, यूरोपियन ट्रेडर्स किस तरह से हक जमाने लगे इंडिया के ऊपर, इस बारे में हम आज देखेंगे। तो देखिए, जब मुगल 17th सेंचुरी में लगभग अकबर के बाद ही हमारी ट्रेडिंग बहुत डेवलप हुआ था। जहांगीर ने उसी तरह से डेवलप किया, शाहजहां, फिर उनके जो बेटे आए औरंगजेब के टाइम पे ट्रेडिंग एकदम पीक स्टेज पे आ गई। ठीक है, हालांकि उनकी पॉलिटिक्स इतनी ख़राब थी जिसके वजह से डिस्ट्रक्शन सब कुछ हो गई, लेकिन ट्रेडिंग भी बहुत यूरोपियन ट्रेडर के साथ बहुत अच्छी खासी ट्रेडिंग हमारी हो रही थी। बहुत सारे नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड टाउन्स थे जिसके साथ हमारे डेवलप हो गए थे हमारे इंडिया पे, जहाँ पे ट्रेड वगैरह हो रहे थे। एंड आउटर वर्ल्ड, इंडिया के अंदर के साथ साथ भी आउटर वर्ल्ड के साथ भी हम बहुत अच्छे खासे ट्रेडिंग हो रहे थे, क्योंकि हम जो अकबर के बाद मुगल साम्राज्य आने के बाद ना हमारे थोड़ा नावल के चीज़ों में हम थोड़ा डेवलप करने लगे। रोड में तो इनलैंड में तो हम बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन नावल में शिपिंग जो शिप वगैरह होती है, फ्लाइट वगैरह होती है, बहुत सारी चीज़ों में हम वीक थे, लेकिन अकबर के बाद हम थोड़ा डेवलप करना शुरू किए। तो इंडिया के ये हम देखा गया है कि इंडिया से फूड स्टफ को सप्लाई नहीं कर रहे थे, जैसे कि शुगर हो गया, राइस हो गया, ये तो बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो रहे थे। लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें वो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट मतलब देख सकते हैं, ये हो गया हमारा एशिया। ठीक है, एशिया की साउथ ईस्ट मतलब ये इतने सारे एरिया हो गए, इतने सारे जो एरिया हो गए साउथ ईस्ट एशिया में। और वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्री, इसके साथ वेस्टर्न में हमारा इसमें आता है अरबियन कंट्रीज़ और इराक, ईरान, ये सारे जो अफगानिस्तान, ये सारे जो एरिया है ये भी जाती है वेस्टर्न एशिया में। ठीक है वेस्टर्न एशिया नहीं, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है उसमें हमारा ट्रेडिंग बहुत अच्छा खासा चल रहा था, सिर्फ फूड स्टफ में नहीं, हालांकि टेक्सटाइल्स में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेडिंग हो रही थी। हमारे एक इजिप्टियन, एक सॉरी इंग्लिश एजेंट होते हैं जिनका नाम था शायद यहाँ पे मेंशन नहीं है, उनके हिसाब से फ्रॉम एडन टू अचिन, देखिए एडन मतलब यहाँ पे मैंने मैप भी प्रोवाइड किया हुआ है, गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, ये जो एरिया होता है अफ्रीका एंड ये अरबियन कंट्रीज़, इसके अंदर ये जो गल्फ है ये है एडन, गल्फ ऑफ एडन। यहाँ से लेकर अचिन, अचिन देख सकते हैं, ये एक एरिया है, मालय, सिंगापुर, ये आसपास एरिया है, इसको बोलते हैं अचिन। इसका हालांकि नाम अब चेंज हो गया है, बट यहाँ से देखिए गल्फ ऑफ एडन से लेकर अचिन तक, हेड टू फुट, ठीक है, एक इंसान की सिर से लेकर पैर तक सिर्फ इंडियन क्लॉथ्स टेक्सटाइल्स ही देखते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से उन्होंने जो कुछ ऑब्जर्व किया था उनके हिसाब से ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। हालांकि हो सकता है ये स्टेटमेंट थोड़ा टफ है, क्योंकि तभी इजिप्ट के टेक्सटाइल एंड ऑटोमन तुर्की की जो कॉटन है, टेक्सटाइल है, वो काफ़ी हद तक डेवलप थी और बहुत ज़्यादा तरीके से एक्सपोर्ट हो रही थी, लेकिन फिर भी इंडियन की जो टेक्सटाइल है वो फूट फूट के दिख रहे थे। ठीक है, एंड जिसके वजह से which made India the virtual manufacturer of the Asian world excluding चाइना। चाइना के भी जो क्लॉथ और टेक्सटाइल वो भी बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन इंडिया के जो इतने ट्रेनिंग अच्छी खासी हो रहे थे, हम कॉटन में इतना फेमस हो रहे थे, जिसके वजह से धीरे धीरे एक वर्चुअल मैन्युफैक्चरी यहाँ पे बन गई एशिया में, चाइना को छोड़ के। ठीक है, तो दोस्तों इंडिया की एक्सपोर्ट तो हो रही थी, टेक्सटाइल एंड कुछ फूड स्टफ्स वगैरह जा रहे थे, लेकिन इंडिया की जो इंपोर्ट हो रही थी सिर्फ नेसेसिटी आइटम्स जो होते हैं वही ओनली इंपोर्ट हो रहे थे, जैसे कि मान के चलिए सर्टेन मेटल्स, टीन हो गया, कपर हो गया, क्योंकि तभी हमारे जो टेक्नोलॉजी था इतना डेवलप नहीं था, जिसके वजह से कि हमें पता चले कौन सी जगह पे माइनिंग एरिया है, कौन सी जगह पे क्या क्या मेटल्स मिलने वाले हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। खुदाई तो इतना हमें पता चलेगा तो ही तो हम खुदाई करेंगे ना। तो यूरोपियन कंट्रीज़ के पास बहुत सारी चीज़ें बहुत डेवलप थी, इसी वजह से उनको मेटल्स की पहचान थी का कौन सी जगह पे कौन सी मेटल्स मिल सकती है। लेकिन इंडिया पे इसी वजह से कुछ मेटल्स के लिए उनको इंपोर्ट करना पड़ता था बाहर कंट्री से,
और जो थे पर्टिकुलरली ब्रोंज के लिए हमें टीन की ज़रूरत होती थी, जिसकी वजह से ब्रोंज को भी टीन को भी मंगाया जाता था। कुछ स्पाइसेस वगैरह भी इंपोर्ट होती थी फॉर फूड एंड मेडिसिनल पर्पजेज़ के लिए। वार हर्सेस आपको पता है, वार हर्सेस हमने कहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे? अरबियन कंट्री से। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ज़बरदस्त हॉर्सेस होते थे और उनको लाकर हमें यहाँ पे दाग सिस्टम के अनुसार उनको एम्पेरियल दाग देते रहते थे, ठीक है। एंड कुछ लग्जरी आइटम्स की भी इंपोर्ट होती थी जिसका नाम है इबोरी, ठीक है। बहुत सारे लग्जरी आइटम्स, और ये लग्जरी आइटम्स के अंदर भी जाते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। इसी वजह से तो प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि देखिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट फूड स्टॉप्स एंड टेक्सटाइल्स, लेकिन इंपोर्ट कर रहे हैं जैसे बहुत सारे मेटल्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर, जिसके वजह से एक वक्त ऐसा आ गया कि लोगों के पास इतना सारा गोल्ड हो गया कि वो अपने एरिया में ना जो डिग करके बड़े बड़े कंटेनर में अंदर रखने लगे। आजकल के ज़माने में भी आप देख रहे होंगे, जो भी खुदाई करते हैं, घर वगैरह बनाते हैं ना, बीच-बीच में उनको मिल जाता है बहुत बड़े-बड़े अमाउंट ऑफ ज्वेलरी बॉक्सेस या फिर कुछ गोल्ड कॉइन्स वगैरह, वो उस ज़माने के होते हैं, जो वो छुपा कर रखते हैं अपने घर के नीचे या फिर अपने बाग में। इस तरह के कंडीशन होते रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया है गोल्ड एंड सिल्वर इसी लेवल पे इंपोर्ट हुए एक वक्त पे। जो हमारा इंग्लिश के एक राइटर थे जिनका नाम था बर्नियर, व ट्रैवलर थे, उनके हिसाब से उन्होंने ये बात बताया था कि गोल्ड सिल्वर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की हर एक जगह पे गोल्ड एंड सिल्वर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फाइनली आकर इंडिया पे बरी हो रहे थे। मतलब इंडिया के अंदर जो खुदाई करके नीचे रखते हैं ना, बरी करके, सिंक एक बन गया था इंडिया गोल्ड एंड सिल्वर की, ठीक है। और ये स्टेटमेंट जो है, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, क्योंकि हर एक कंट्री चाहते थे गोल्ड एंड सिल्वर को होल्ड करना, क्योंकि उसी वक्त उसका जो की दाम था ना, बहुत ज़्यादा था। तो इसी वजह से इंडिया एंड चाइना लेकिन ये सारी चीज़ों में बहुत सक्सेसफुल हो रहे थे। कैसे? क्योंकि उनकी स्केल ऑफ इकोनॉमी बहुत लार्ज थी, वो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे थे, और सारे मतलब जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट पे जो जितने सारे लोकेशन है वहाँ पे उनकी ट्रेडिंग चल रही थी, एंड वो सेल्फ सफिशिएंट थे, उनके खुद का मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, जिसके वजह से ना क्या हो रहा था, उनकी इकोनॉमी थोड़ा स्ट्रॉन्ग थी, और जिसके वजह से गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ पे आकर सिंक हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पोर्तुगीज़ की एंट्री होती है। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने एक वीडियो में टॉपिक में पढ़ाया था आप लोगों को कि किस तरह से यूरोपियन ट्रेडर्स आकर इंडिया पे आए, और उसके बाद एंट्री हुई धीरे-धीरे कि कौन-कौन सी यूरोपियन कंट्रीज़ की एंट्री हुई। सीरियली मैंने आपको पढ़ाया था एक वीडियो पे, याद होगा, नहीं तो इसके ऊपर जो लिंक दिया गया है उस पे जाकर आप देख सकते हो। तो इसी वक़्त इस ट्रेडिंग को, इसी जो फ्लोरिशिंग चल रही थी, हमारी जो ट्रेडिंग की फ्लोरिशिंग हो रही थी, उसको देखकर एक वक़्त पे यूरोपियंस अट्रैक्ट होने लगे। तो पहले 15th सेंचुरी में आकर पहुँचे पोर्तुगीज़। कौन थे पोर्तुगीज़? वास्को दा गामा, ठीक है। तो एंड ऑफ द 15th सेंचुरी वो आकर पहुँच गए इंडिया पे, धीरे-धीरे ट्रेडिंग करने लगे, और उसके बाद क्या हुआ, पोर्तुगीज़ के बाद धीरे-धीरे आकर पहुँचे डच, और उसके बाद आकर इंग्लिश, ब्रिटिशर जो होते हैं, उसके बाद लास्टली आए फ्रेंच, ठीक है। तो ये था उनकी जो तो इसी पैटर्न पे यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपियन जो थे आकर पहुँचे इंडिया में ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए। उनका इरादा था ट्रेडिंग पर्पस, और सेकंड इरादा था कि जितना हो सके वो कन्वर्ट करेंगे इंडियन पीपल को क्रिश्चियनिटी में। ये दोनों उनकी, और जो भी देखिए, ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बढ़ा चुकी हूँ कि उनका और भी एक इरादा था कि वो चाहते थे वो जहाँ-जहाँ भी कदम रखे वो एरिया उनके हिसाब से बन जाए, ये भी उनका इरादा था। तो लेकिन पहले तो ये था ट्रेडिंग पर्पजेज़ के लिए। तो इसी वजह से वो आकर जब पहुँच गए, यूरोपियन कंट्रीज़ आकर पहुँच गए, तो हमारे जो एक्सपेंशन हुए एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि उनके फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहे थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कैपिटलिस्ट रिवॉल्यूशन हो रहे थे, तो जिसकी वजह से ना इसका इम्पैक्ट धीरे-धीरे देखने को पड़ा हमारे इंडिया के ऊपर, और इसी वजह से हमारे एग्रीकल्चर में और मैन्युफैक्चर में काफ़ी हद तक हमने डेवलपमेंट कर ली। लेकिन एक वक्त आया सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, जहाँ पे पोर्तुगीज़ पावर की डिक्लाइन होने लगी, और धीरे-धीरे डच एंड इंग्लिश ये उसके ऊपर डोमिनेंट होने लगे। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे-आगे धीरे-धीरे करके। नेक्स्ट क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे डच ट्रेड किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट होती है।
पहले तो पोर्तुगीज़ पहले आए थे, तो पोर्तुगीज़ की एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस हो रही थी डच के लिए, क्योंकि वो चाह रहे थे वो अकेले ही डोमिनेट करें इस ट्रेडिंग जगह पे। लेकिन उसके बाद फॉलो करके उनको डच आकर पहुँचे, तो डच को वो बहुत रेजिस्टेंट दिए, वेहेमेंट पोर्तुगीज़ अपोजिशन रहा। फिर भी डच ने एस्टेब्लिश कर गए अपने जो होल्ड है, वो यहाँ पे मसूलीपाटम में अपना होल्ड को एस्टेब्लिश करने में सक्षम हो गए, क्योंकि उनको जो रूलर थे गोलकुंडा रूलर 1606 में उनको एक जर्मन फरमाइश कर दी, जिसके चलते वो मसूलीपाटम में अपने पोजीशन होल्ड कर लिया। ठीक है, उन्होंने तो पहले आए थे स्पाइस ट्रेड करने के लिए। स्पाइस आइलैंड जो था यहाँ पे जावा एंड सुमात्रा, उसमें वो एक स्पाइस आइलैंड के हिसाब से उसको माना जाता था। तो वो जो आए थे यहाँ पे अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने लगे। बाय 1610 इन्होंने इस आइलैंड पे एक प्रिडोमिनेटेड स्पाइस ट्रेड उन्होंने बनवा दिया। और वो पहले तो आए थे स्पाइस ट्रेड करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उनका इंटेंशन थोड़ा चेंज हुआ। उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, बट फिर भी धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम स्पाइस को बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हैं विथ द एक्सचेंज फॉर इंडियन टेक्सटाइल। ठीक है, तो वो जो भी स्पाइस यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं इंडिया के साथ, तो इंडियन टेक्सटाइल के साथ वो एक्सचेंज करके इस स्पाइस ट्रेड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और कैश जो भी पेमेंट है। ठीक है, उन्होंने इसी वजह से द क्लॉथ प्रोड्यूस्ड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट वाज द मोस्ट एक्सेप्टेबल इन साउथ ईस्ट। यहाँ पे मसूलीपट्टनम ऊपर आएगा, यहाँ पे मान के चलिए इंडिया का है, यहाँ पे मसूलीपट्टनम अगर ऊपर आएगा, उसके नीचे वाला कोस्ट में आएगा कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट में जो भी प्रोड्यूस्ड हो रहे थे क्लॉथ वगैरह, वो बहुत ही शानदार तरीके से थे, बहुत सुंदर था। और साउथ ईस्ट एशिया के जितने सारे कंट्रीज है, यहाँ पे जो आइलैंड साउथ ईस्ट कंट्रीज जो होते हैं वो लगभग आइलैंड होते हैं। ठीक है, और ये आइलैंड में साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में बहुत उनका फेमस थे वो कोरोमंडल कोस्ट की क्लॉथ। इसी वजह से, और कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पे जो जावा सुमात्रा है यहाँ से भी थोड़ा पास होता है, इसी वजह से उन्होंने क्या किया, मसूलीपाटम से स्प्रेड करके मसूलीपाटम से उन्होंने शिफ्ट कर गए कोरोमंडल कोस्ट तक। ठीक है, ऑब्टेनिंग पुलिकाट फ्रॉम द लोकल रूलर एंड मेकिंग इट द बेस फॉर देयर ऑपरेशन। यहाँ पे पुलिकाट जो पोर्ट है उन पे अपना होल्ड उन्होंने जमा लिया और इसको अपने ऑपरेशन का बेस बना लिया। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों के इजी के लिए मैं यहाँ पे एक मैप प्रोवाइड की हूँ, जहाँ पे जो आए थे पोर्तुगीज़, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच, उनका जिस तरह से होल्डिंग था डिफरेंट पोर्ट में, उसका एक मैप यहाँ पे दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे यहाँ पे हमारे इंडिया पे, ये डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ का, जैसे कि यहाँ पे उड़ीसा में देखिए बालेश्वर है, हरिहरपुर है, मसूलीपाटम यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये इस जगह पे होते हैं। फिर मद्रास, चेन्नई, पुलिकाट, ये सारे माइलापोर, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पुलिकाट के बारे में तो हमने पिछले स्लाइड में अभी भी पढ़ा, जे मसूलीपाटम से लेकर वो उन्होंने डच स्प्रेड कर गए पुलिकाट में। यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट है। ठीक है, और पुडुचेरी, ये सारे जगह है कोस्टल एरिया से, जहाँ पे ट्रेडिंग बहुत अच्छी खासी चल रही थी, क्योंकि ट्रेडिंग लैंड के एरिया से ज़्यादातर ये नावल एरिया में, मतलब पानी में ज़्यादातर सीप में होते थे। इसी वजह से यहाँ पे होल्ड बनाना बहुत इजी होता था उनको। ठीक है, यहाँ पे कोची वगैरह है, गोवा, यहाँ पे जो मुंबई है, ठीक है, डामन डीव, इसके बारे में भी हम थोड़े थोड़े आगे पढ़ेंगे, ये गुजरात की होल्ड है। तो यहाँ सारी जगह पे पोर्तुगीज़ का डिफरेंट जगह पे डिफरेंट ब्रिटिशर कंट्री, जो यूरोपियन कंट्रीज है, उनका होल्डिंग चल रहा था, मतलब ट्रेडिंग सेंटर्स बनवा रहे थे वो। यहाँ पे एक मैप है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की 1750 तक क्या क्या पर्टिकुलरली क्या क्या एरिया थी, कौन सी सम्राट के अंदर किस तरह की चल रही थी। यहाँ पे जोधपुर है, मुगल्स की साम्राज्य, तब तक औरंगजेब के टाइम पे थोड़ा श्रिंकेज हो रहे थे। फिर यहाँ पे बंगाल, मराठा एम्पायर थोड़ा बहुत ज़्यादा बन रहे थे तभी। फिर हैदराबाद, यहाँ के आसपास गोलकुंडा एरिया है, और गोलकुंडा के रूलर ने डच को जर्मन दिया था कि आप मसूलीपाटम में बना सकते हो अपने होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट जगह पे मैंने आपको दिया है, अगर कभी ज़रूरत भी पड़ी आप इसको रेफरेंस की तरह ले सकते हो। तो नेक्स्ट चलते जानते सब कुछ। इंग्लिश ट्रेड एस्टेब्लिशमेंट, डच के बारे में हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में। लाइक द डच, इंग्लिश ऑल्सो हैड कम टू द ईस्ट फॉर द स्पाइस ट्रेड। ठीक है, वो आकर डच आ गए यहाँ पे साउथ में, लेकिन इंग्लिश उनको
पहले तो पोर्तुगीज आए, उसको फॉलो करके डच आ गए, उनको फॉलो करके यूरोप से आगे पहुंचे इंग्लिश और ये ईस्टर्न की तरफ पहुंच गए स्पाइस ट्रेड के लिए। बट द हॉस्टिलिटी ऑफ द डच हु हैड मोर रिसोर्सेज एंड हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड देमसेल्फ इन द स्पाइस लैंड फोर्स द इंग्लिश टू कंसंट्रेट ऑन इंडिया। तो जब इंग्लिश आकर पहुंचे यहाँ पे स्पाइस ट्रेड करने के लिए जावा, सुमात्रा, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में, तो यहाँ पे ऑलरेडी डच की होल्ड थी और वो खुद के पास इतने जो पहले आ गए तो डेफिनेटली उनके पास रिसोर्स थोड़ा ज़्यादा हो गया और उनके पास वो एस्टेब्लिश थोड़ा ज़्यादा गहरी तरीके से एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश को पुश किया कि आप यहाँ पे स्पाइस ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमने डोमिनेंट बना के रखा हुआ है, तो आप कंसंट्रेट कीजिए इंडिया पे। इंडिया के लिए देखिए डच का मेन फोकस था स्पाइस ट्रेड और वो इंडिया के क्लॉथेस के लिए थोड़े इंटरेस्टेड थे, टेक्सटाइल वगैरह के लिए। तो इसी वजह से वो एक्सचेंज कर रहे थे स्पाइस को टेक्सटाइल के साथ, बस उतना ही उनका इरादा था। लेकिन जब ये आए, यूरोपियन आए, ब्रिटिशर्स सॉरी इंग्लिश जो आए, उनका डिफरेंट तरीके से ट्रेड करने की मूड था। तो स्पाइस ट्रेड अगर नहीं हो पाया तो वो घुस गए इंडिया के अंदर डिफरेंट ट्रेड में अपने टांग लड़ाने। ठीक है। After defeating a Portuguese fleet outside Surat, they were able at least to set up a factory there in 1612. तो उन्होंने क्या किया, फिर से रिटर्न करा वहाँ से और आकर पहुँच गए इस जगह पे, सूरत पे, जो गुजरात के आसपास है। ठीक है। तो सूरत पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पोर्तुगीज होल्ड था, तो उन्होंने पोर्तुगीज का एक सीप ग्रुप ऑफ सीप को फ्लीट बोलते हैं, फ्लीट ऑफ सीप्स को उन्होंने डिफीट किया और उसके बाद 1612 में वहाँ पे सूरत में एक फैक्ट्री बनवा दिया। इस फैक्ट्री को कंफर्म किया 1618 में बाय जर्मन फ्रॉम जहांगीर। तभी जहांगीर वहाँ पे थे, हमारे मुगल सम्राट थे। जहांगीर के वक्त पे ये सारी चीज़ें हुआ और उन्होंने एक जर्मन फरमाइश कर दिया 1618 में कि यहाँ पे इंग्लिश अपने होल्ड बना सकते हैं ट्रेडिंग पर्पजेस के लिए। और उसी टाइम जो इंग्लिश के जो चीफ थे उनका नाम था सर थॉमस रो। ठीक है। तो उसके बाद द डच फॉलोड एंड सून द टू एस्टेब्लिश फैक्ट्री एट सूरत। उसके बाद जब इंग्लिश यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गए, उनके पीछे पीछे डच आकर पहुँचे कि हमें भी जाना है, देखना है, एटलीस्ट यहाँ पे है क्या, एक्सप्लोर करते हैं। तो वो आकर वहाँ पे पहुँच गए। फिर क्या हुआ, इंग्लिश को रियलाइज हो गया गुजरात की इम्पोर्टेंस, क्योंकि गुजरात एक ऐसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट होल्ड कर रहा था। यहाँ पे अरबियन कंट्रीज़ की भी, इराक, ईरान और ये जो अरबियन कंट्रीज़ की भी हो रही थी ट्रेडिंग और गल्फ कंट्रीज़ की भी ट्रेडिंग हो रही थी सऊदी अरेबिया से, और उसके बाद यहाँ से उनको आसान हो रही थी ब्रिटिशर को। तो इसी वजह से और इंडिया की जो एक्सपोर्ट हो रही थी टेक्सटाइल्स, इसका भी इंपॉर्टेंस इंग्लिश को पता चल गया। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, ट्राई टू ब्रेक इनटू इंडिया ट्रेड विद द रेड सी एंड पर्शियन गल्फ। यहाँ पे देखिए रेड सी होता है, ठीक है, यहाँ पे रेड सी और यहाँ पे है पर्शियन गल्फ। या इसके थ्रू अरबियन कंट्रीज़ के साथ, अफ्रीका के साथ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, इराक, ईरान के साथ इंडिया का अच्छा खासी ट्रेडिंग चल रहा था। तो जब उनको ये बात पता चला तो उन्होंने क्या किया, इस जो इंडिया की ट्रेड जो इसी गल्फ के साथ हो रहा था और रेड सी के साथ हो रहा था, उसका उन्होंने ब्रेक करने की कोशिश की। ठीक है। 1622 में क्या किया, विद द हेल्प ऑफ पर्शियन फोर्सेस उन्होंने ऑर्मुज को कैप्चर किया। तो ऑर्मुज कहाँ पे आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पर्शियन गल्फ है यहाँ के आसपास ऑर्मुज आता है। ठीक है। और यहाँ पे पोर्तुगीज की होल्ड बहुत स्ट्रांग थी, इसी वजह से उन्होंने ऑर्मुज को कैप्चर कर लिया जो ब्रिटिशर थे। And thus by the first quarter of the 17th century both the Dutch and the English were well set in the Indian trade। तो 17th century के जो पहले जो टाइमिंग था, वहाँ पे क्या हुआ, इस वक्त पे यहाँ पे इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर और जो आगे डच यहाँ पे एस्टेब्लिश अपने बनवा दिया। एंड पोर्तुगीज कंट्रोल जो सी पे था, पोर्तुगीज पहले आए थे और पहले ही अपने सब कुछ होल्ड ख़त्म करना पड़ा उनको, क्योंकि वो रजिस्ट नहीं कर पाए डच एंड फ्रेंच एंड इंग्लिश को। ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स एंड डच एमन इनका जो दबदबा है वो थोड़ा बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, पोर्तुगीज़ की जो होल्ड थी वो इंडियन ट्रेडिंग सिस्टम में इंडियन जगह पे धीरे धीरे कम होने लगी और ये इतना श्रिंक हो गया कि एक वक्त पे ओनली गोवा एंड दामन दीव, जो गुजरात के एरिया में होता है दामन दीव, वहाँ पे ओनली लिमिटेड हो गई। ठीक है। इतना हद तक उनका डिक्लाइन हो गया पोर्तुगीज होल्ड की। तो डिस्पाइट द डोमिनेंस ऑफ द सी,
इंग्लिश ट्रेडर की डोमिनेंस हो रही थी सी पे, हालांकि उनका बहुत डेवलप था नावल और पोर्तुगीज़ की, डच की, इंग्लिश की, फिर भी वो ट्रेडिंग में इंडियन से पीछे थे। क्यों? इसका जितना सारा ट्रेडिंग हो रहा था हमारे इंडिया में, गुजरात से हो गया या फिर कोरोमंडल कोस्ट से हो गया या फिर बंगाल के एरिया से, ईस्टर्न से हो गया या फिर साउदर्न या फिर वेस्टर्न, कहीं से भी जितना ट्रेडिंग हो रहा था उसका कुछ फ्रैक्शन ही इंडियन फॉरेन ट्रेड की कुछ फ्रैक्शन मिल रहे थे ब्रिटिशर को या फिर डच को, यूरोपियन कंट्रीज़ को। क्यों? रीजन बीइंग, कुछ रीजन ऐसे थे क्योंकि जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनका नॉलेज ट्रेडिंग में काफ़ी बेहतर था। मतलब यूरोपियन ट्रेडर से काफ़ी हद तक वो इनलैंड ट्रेडिंग में भी उतना इम्पोर्टेंस देते थे जितना आउट मतलब फॉरेन ट्रेड में देते थे। उनका इस तरह से नहीं था कि यूरोपियन ट्रेडर का जितना भी वो माल सप्लाई हो रहा था वो एक्सपोर्ट के ओरिएंटेड होता, उनको एक्सपोर्ट करना था। लेकिन इंडियन ट्रेडर्स जो भी मार्केट में ला रहे थे उनका यही दिमाग था कि हम इंडिया के इनलैंड जो एरिया है वहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, वहाँ पे लोगों को अच्छी खासी क्वालिटी चीज़ें देंगे। उसके साथ साथ जो भी बच जाता है, हम ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो हम फॉरेन कंट्रीज़ में लेकर जाएंगे। तो इसी वजह से उनका जो इनलैंड एंड आउटलैंड दोनों का ट्रेडिंग जो अच्छा खासा हो रहा था, जिसके वजह से वो काफ़ी हद तक रिसर्च ओरिएंटेड थे। ठीक है, उनको पता था मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस किस तरह से हो रहा है, डोमेस्टिक फॉरेन मार्केट में किस तरह से रजिस्ट करना है, क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें उनको पता था। और एक बात ये हो रही थी कि इंडियन जो वर्कर्स है वो 10 to 15% प्रॉफिट में भी खुश रहते थे। उनका यही दिमाग में था कि 10 to 15% भी अगर उनको हमको प्रॉफिट मिल रहा है तो भी कहीं ज़्यादा काफ़ी मिल रहा है। लेकिन ये जो ब्रिटिशर थे, यूरोपियन थे, उनको 40 to 50% प्रॉफिट ही चाहिए होता है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट होता था मिनिमम, क्योंकि वो इतने दूर तक फ्लाइट में आते थे, जो शिप वगैरह लेकर यूरोपियन कंट्रीज़ से होकर यहाँ पे रिस्क लेकर आते थे और यहाँ पे उनको फ्लाइट का कॉस्ट, उसके बाद फैक्ट्री की कॉस्ट होती है, वारशिप की कॉस्ट होती है, इतना लोडिंग होता है, मैन पावर, ये सबको उनको भरपाई करनी होती है। इसी वजह से 40 to 50% अगर उनको प्रॉफिट नहीं होगी तो डेफिनेटली उनका लॉस ही लॉस है, ट्रेडिंग में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ट्रेडिंग करे ना करे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेम पैटर्न हो जाता है। इसी वजह से उनको 40 to 50% की चाहिए होता है प्रॉफिट। ठीक है, ये दोनों चीज़ हो गया। और एक चीज़ ये है कि इंग्लिश को जितने सारे हमारे इंडिया के रूलर्स होते थे, यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए उनको मुगल सम्राट हो गया, गोलकुंडा के सम्राट हो गए या फिर साउथ में जो भी डेक्कन के सम्राट्स हो गए, मराठा हो गए, डिफरेंट रूलर के साथ उनको कोऑर्डिनेटेडली काम करना पड़ता था। उनके बिना आदेश से या फिर उनके बिना सम्मति से वो ट्रेडिंग नहीं कर पाते थे। मतलब उनके जो लोगों को खाना तक प्रोवाइड, मतलब उनके जो वर्कर्स होते हैं उनको खाना तक प्रोवाइड करने के लिए ना उनको मुगल साम्राज्य की गवर्नमेंट की सुननी पड़ती थी। तो ये एक डिसएडवांटेज था जिसको वो फेस कर रहे थे। इसी वजह से क्या हो रहा था कि ये जो शिप्स वगैरह हो गए हमारे इंडियन से जो एक्सपोर्ट हो रहे थे बाहर कंट्री में, मान के चलिए अरबियन कंट्री में या फिर इराक ईरान के साथ हमारा ट्रेडिंग चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने, और हमारे जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स थे, इंडिया के ट्रेडर्स हमने पढ़े थे ना पिछले स्लाइड में, बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर्स थे, बहुत वेल्थीस्ट मैन थे, उनके साथ एक बहुत अच्छी रिलेशन बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके जो सामान वगैरह जा रहे थे डिफरेंट पोर्ट्स में और डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ में, वो खुद के यूरोपियन अपने शिप में वो लेना शुरू किया, ताकि एक बहुत अच्छी रिलेशन क्रिएट हो और उनका फ्लाइट कॉस्ट भी थोड़ा कम हो। ठीक है? तो उनके साथ-साथ इनका भी वो लेकर चले। तो ये हमारे जो इंडियन ट्रेडर थे वो थोड़ा लिटिल ऑब्जेक्शन किए, क्योंकि उनका काम हो रहा था, अच्छे खासे हो रहे थे, उनके हेल्प मिल रहे थे और जो शिप वगैरह है वो भी कॉस्ट थोड़ा कम हो रहा था। इसके वजह से उनके तरफ से भी, इंडियन ट्रेडर्स की तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, इसी दौरान क्या हुआ, धीरे-धीरे ये ट्रेडिंग इतना हद तक बढ़ने लगी कि एक वक़्त पे हमारे पास 50 शिप्स थी। ठीक है? लेकिन मिडल ऑफ द 17th सेंचुरी सूरत में अगर आप देखोगे तब हम 50 शिप से काम चला रहे थे। लेकिन धीरे-धीरे ना एंड ऑफ द सेंचुरी 112 तक हमारी शिप की जो नंबर है वो पहुंच गए। तो ये एक इंडेक्स तय करता है इंडिया की फॉरेन ट्रेड एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर किस तरह से ग्रो कर रहे थे। ठीक है? तो अब देखते हैं क्या-क्या आइटम एक्सपोर्ट हो रहे थे यूरोप को। पहले तो पेपर हो रहे थे, जो बेस्ट ट्रेडिंग था, मतलब जो उनका प्राइमरी पर्पस था वो था स्पाइस ट्रेडिंग, और स्पाइस में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रहे थे कप पेपर।
लेकिन स्पाइस एक प्राइम ट्रेडिंग मटेरियल होने के बावजूद भी उसके बाद आता था इंडिगो। इंडिगो क्यों इतना प्राइम ट्रेड हो रहे थे, क्योंकि इंडिगो को वुलेन्स जो होते थे उनको यूरोपियन कंट्री में उसको कलर करने में यूज होता था इंडिगो, और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होते थे इंडिया में। ठीक है, इंडिया की जो सरखेज एरिया है गुजरात में और आगरा के आसपास जो होते हैं बायना एरिया, ये दोनों एरिया में इंडिगो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते थे और बेस्ट क्वालिटी के प्रोड्यूस होते थे, और जिसका चाहिदा यूरोपियन कंट्रीज तक भी थी। उसके बाद इंग्लिश ने एक्सप्लोर किया इंडियन की टेक्सटाइल को, और सबसे ज़्यादा जो इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होते थे वो थे कालीकोस। ये एक टाइप ऑफ मटेरियल होता है जो कटन तो नहीं, एक टाइप ऑफ टेक्सटाइल जो बहुत चाहिदेमंद होते थे यूरोपियन मार्केट में। उसके बाद अनदर एक चीज़ एक्सपोर्ट होते थे जिसका नाम है सॉल्ट पीटर, और ये सॉल्ट पीटर जो है वो यूरोपियन गॉन पाउडर की सोर्स थी। यूरोपियन जो गॉन यूज़ करते थे उसमें गॉन पाउडर यूज होता था, और ये काफ़ी हद तक वार में काम करता है, यूज होता है। तो इसके वजह से सॉल्ट पीटर एक्सपोर्ट होते थे, और ये ऐसी एक मटेरियल है जिसको भी शिप्स वगैरह में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जितना मैं जानती हूँ कि बालास्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि शिप में वो क्या उसको बोलते हैं, शिप की जो स्टेबलाइजेशन के लिए या फिर हेवी मेटेरियल एक चाहिए होता है शिप की स्टेबलाइज मेंटेन करने के लिए, उसी तरह की शायद एक चीज़ है जहाँ पे बालास्ट के हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है। और जो बेस्ट क्वालिटी सॉल्ट पीटर है वो बिहार से मिलता था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होते रहते थे यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो ट्रेडिंग ना धीरे धीरे चेंज हो गया, और ट्रेडिंग जो इतने सारी चीज़ें ट्रेडिंग हो रही थी उसके बाद थोड़ा थोड़ा डेवलप हुआ ट्रेडिंग की टेक्सटाइल की। ठीक है, स्पाइस ट्रेड से ये हट के डिफरेंट तरीके से देन टेक्सटाइल ट्रेडिंग की तरफ मुड़ गए सब कुछ। और टेक्सटाइल कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में देखते हैं। पहले तो गुजरात में जितने सारे हमारा ये हो गया इंडिया मैप में देखिए, और यहाँ पे आता है हमारा गुजरात एरिया। ठीक है, और गुजरात में पहले पहले जो भी टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो रहे थे वो सफिशिएंट थे उनके ट्रेडिंग पर्पजेस के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ में टेक्सटाइल की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, तो गुजरात की प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं रहा। इसी वजह से इंग्लिश ने आगरा और उसके आसपास जो एरिया है वहाँ पे जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता थे उनके ऊपर थोड़ा ध्यान भटका, और वहाँ से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद वो भी एक वक्त पे सफिशिएंट नहीं रहा और ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। तो क्या हुआ, करमंडल, जो यहाँ पे करमंडल पोर्ट है, जगह है, कोरोमंडल कोस्ट में ट्रेडिंग शुरू कर दिया गया, यहाँ पे मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया। तो बाय ऑथर ये बोलते हैं बाय 1640 आप देखोगे कि एक्सपोर्ट ऑफ क्लॉथ फ्रॉम कोरोमंडल कोस्ट में इतना एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया कि गुजरात से जितना एक्सपोर्ट होते थे उन बाय 1660 तक इट वाज 3 टाइम्स फ्रॉम गुजरात। गुजरात में जितना प्रोड्यूस होते थे 1660 तक कोरोमंडल कोस्ट से उससे 3 गुना ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर मसूलीपट्टनम, उसके बाद आ गया फोर्ट सेंट कच। ये फोर्ट सेंट कच जो होता है इसको एक वक्त पे चेंज कर दिया गया मैड्रास को। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैड्रास का पिछला नाम है ये वाला फोर्ट। ठीक है, और ये चीप पोर्ट्स बन गए टेक्सटाइल ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद जब देखा डॉच ने कि इंग्लिश इतना डेवलप कर रहे हैं टेक्सटाइल ट्रेडिंग में और इतना ज़्यादा ट्रेडिंग हो रहा है, तो वो स्पाइस धीरे धीरे इंग्लिश के साथ आकर ज्वाइन कर लिए। तो बोथ कालिको एंड इंडिगो ये दोनों चीज़ें कोरोमंडल कोस्ट से एक्सपोर्ट होने लगे, बोथ बाय इंग्लिश एंड डच। ठीक है, तो एक वक्त ऐसा आया कि इंग्लिश एंड डच मिलके यहाँ पे एक न्यू मार्केट बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं आर्टिकल्स को, जितने सारे टेक्सटाइल हो गया या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो गया उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखा गया कि एक्सपोर्ट होते होते एक ऐसी वक्त आ पहुंची जिस वक्त पे यूरोपियन कंट्रीज में इंडिया के टेक्सटाइल को लेकर, कालिकस को लेकर एक डिफरेंट तरह की रेज बन गई। मतलब उनका एक गुस्सा, एक अलग तरह की, क्या कहते हैं, अलग तरह की एक गुस्सा उनमें जागृत हो गई ये टेक्सटाइल को लेकर, फीलिंग ऑफ इंटेंस एंगर। ठीक है, तो वो एंग्री हो गए। उसके जो रीजन है हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी के लास्ट एंडिंग तक ना ये थोड़ा उनका एंगर बन गया। एक रीजन ये भी हो सकता है कि एक राइटर बोलते हैं इंग्लिश के एक ऑब्जर्वर के हिसाब से ऑलमोस्ट एवरीथिंग यूरोपियन में जो भी यूज होता था वुड से लेकर सिल्क तक, मतलब आप घर के फर्नीचर को देख लो या फिर वो जो सिल्क वो पहनते हैं
वुलन मटेरियल हो गया, जो भी, अब कुछ ना कुछ चीज़ों में इंडियन की कंट्रीब्यूशन देखने, मतलब ईस्टर्न एशिया से कुछ ना कुछ ट्रेडिंग उनके मतलब जो दिन में जो भी एसेंशियल चीज़ें वो यूज़ करते हैं, घर से लेकर पहनना तक, पहनते जो भी थे वस्त्र तक, हर एक चीज़ में ईस्टर्न इंडिया की या फिर ईस्टर्न एशियन की ट्रेडिंग की कुछ ना कुछ सामान वहाँ पे होता रहता था। तो जिसकी वजह से विदाउट मतलब ट्रेडिंग, विदाउट एक्सपोर्ट इम्पोर्टिंग थिंग्स, उनका लाइफ थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। ठीक है, तो इसी वजह से आज रिजल्ट ऑफ एजिटेशन एक वक्त आया जहाँ पे सिर्फ 1701 में जो भी कालिकोस, जो कालिकोस मतलब टेक्सटाइल, जो भी कटन हो गया या फिर जो भी टेक्सटाइल हम यूज़ करते हैं, जो भी पेंटेड होते थे या फिर डाई होते थे या फिर प्रिंटेड होते थे और भी स्टैंड होते थे, फ्रॉम पर्सिया हो गया, चाइना और इंडिया से जो भी इंपोर्ट वो कर रहे थे उसको सब कुछ बैन कर दिया गया। ठीक है, एक वक्त पे, क्योंकि वो इतना डिपेंडेंट हो रहे थे हमारे ऊपर ना, उनको रियलाइजेशन हुआ कि हम उनके विदाउट दिस कंट्रीज वी आर नथिंग। तो जिस वजह से ना उनको थोड़ा थोड़े गुस्से में वो बैन करने लगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये इतने सारे रेगुलेशंस और लॉज के बावजूद भी, ये सारे चीज़ें बैन होने के बाद भी कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ा इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया की चीज़ें ही ऐसी थी, इतना क्वालिटी थी, इतना दमदार थी, क्योंकि इसको इसका ट्रेडिंग होना ही होना था। तो एक वक्त पे कालियोस का एक होता है, इन प्लेस ऑफ प्रिंटेड क्लॉथेस उन्होंने क्या किया, एक वाइट इंडियन कालिकोस शिफ्ट हो गया, एक उसका डिमांड थोड़ा बढ़ने लगा। तो ऑथर ये बोलते हैं कि 1701 तक जब 9.5 लाख प्राइस में, 9.5 जो होता है 9.5 लाख प्राइस में, पीसेस जब बन रहे थे 1701 तक, 1719 में, मतलब 18 ईयर्स में ये जम कर गए 20 लाख को, इतने पीसेस बनने लगे और इतने पीसेस ट्रेडिंग होने लगे। तो टेक्सटाइल डेवलपमेंट काफ़ी हद तक बढ़ गई थी हमारे इंडियन कंट्रीज़ में। फिर ट्रेडिंग धीरे धीरे एक्सपांसन होने लगी। किस तरह से, देखिए यहाँ पे इनिशियली तो उन्होंने गुजरात पे कंसंट्रेट किया था, फोकस किया था, प्राइमरी सेंटर था ट्रेडिंग की। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक और भी एक जगह थी जहाँ पे, देखिए इंडिया में अभी तक डिवाइड नहीं हुआ इंडिया, ये टोटल पाकिस्तान, इंडस एरिया, अफगानिस्तान की कुछ एरिया भी थी। ठीक है, इंडिया के, सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इंडिया के अंदर। तो 1 मिनट मैं थोड़ा इसे इरेज कर लेती हूँ। ओके, ठीक है, अभी क्या हुआ, इंडिया के अंदर ये सारे पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये सारे एरिया भी होते थे इंडिया के अंदर। तो क्या हुआ, इंग्लिश एक्सपोर्टेड लाहरी बंदरी एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस, यहाँ पे जो रिवर इंडस है इसके माउथ के आसपास जो डेल्टा है, यहाँ पे इसके आसपास एक लाहरी बंदर का नाम था। उससे ये क्या करता था, मुल्तान एंड लाहौर, मुल्तान ये जो पंजाब के आसपास जो एरिया है, और लाहौर पाकिस्तान, यहाँ पे जितने सारे गुड्स होते थे ये ट्रांसपोर्ट करके लाते थे इस लाहौरी बंदर में, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते थे यूरोपियन कंट्रीज़ को। लेकिन ऑथर ये बोलते हैं कि ये भी एक गुजरात ट्रेडिंग की सब्सिडियरी थी। ठीक है, गुजरात की जो ट्रेडिंग थी ये सबसे प्राइमरी एरिया थी, और यहाँ से सब्सिडियरी होकर यहाँ से लाहौरी बंदर से जा रहे थे ट्रेडिंग मटेरियल। लेकिन फिर और ये एक चीज़ें हो रही थी कि यहाँ पे जो बंगाल एरिया है और उड़ीसा की जो बालेश्वर एरिया है, ठीक है, एक्टिविटीज़ पहले तो यहाँ पे पोर्तुगीज़ एंड माघ पायरेट्स ये नाम के थे, जहाँ की ईस्ट बंगाल में यहाँ पे अपने होल्ड बना रखे थे और यहाँ से ट्रेडिंग कर रहे थे। लेकिन बाय 1650 यहाँ पे इंग्लिश आकर पहुँचे और हुगली में अपने एक होल्ड बनाया, एस्टेब्लिशमेंट, और उड़ीसा के बालेश्वर एरिया में यहाँ पे अपना एक होल्ड बनाया, और यहाँ पे ट्रेडिंग उनका ज़बरदस्त चलने लगा। तो इंग्लिश ये नहीं सिर्फ टेक्सटाइल ट्रेड कर रहे थे, टेक्सटाइल के साथ साथ यहाँ से रॉ सिल्क भी और शुगर भी एक्सपोर्ट हो रहे थे। ठीक है, तो एक वक्त पे क्या हुआ, ट्रेडिंग यहाँ से गुजरात से भी हो रही थी, फिर मछलीपट्टनम, यहाँ पे हुगली, बालेश्वर, और उसके बाद यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट, ये धीरे धीरे एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने अभी तक पढ़ा कि सी रूट पे, इंडिया के सी रूट पे कितने सारे ट्रेडिंग हो रहे थे फॉरेन कंट्रीज़ में। अब हम यहाँ पे सी रूट पे ही जा रहे थे यूरोपियन कंट्रीज़ को, यहाँ से भी जा रहे थे, ईस्टर्न इंडिया से भी जा रहे थे। लेकिन अब हम देखेंगे इंट्रा एशियन ट्रेड, मतलब इंडिया के अंदर जो एशियन ट्रेड, एशियन में किस तरह की, यहाँ पे मान के चलिए कि बहुत एशियन कंट्रीज़ है, और यहाँ पे हमारा साउथर्न में आ गया इंडिया। तो यहाँ पे इंट्रा एशियन हमारे लैंडेड जो एरिया है उस पे किस तरह की चल रही थी हमारी ट्रेडिंग।
तो द सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी एंड अर्ली पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 17th सेंचुरी के एंड में 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इंट्रा एशियन ट्रेड भी बहुत लुक्रेटिव थी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी। एस्टिमेट करके देखा गया है जितने भी स्पाइस प्रोड्यूस होते थे ओनली 14% यूरोप को जाते थे, सब थ्रो शिप्स वगैरह और फ्राइट जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन लार्जेस्ट पार्ट कंज्यूम होते थे इंडिया में एंड चाइना में। ये मान के चले आपका इंडिया है, और एक मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ। यस, हो गया, 1 मिनट। हाँ, ये मान के चले हमारे इंडिया है और ये ऊपर चाइना वगैरह है और ये टोटल हमारा एशियन कंट्रीज है। आइसक्रीम किस शेप पे बन गई, थोड़ी माफ़ कर दीजिएगा। तो ठीक है, टेक्सटाइल एक्सपांसन ये हो गया हमारा स्पाइस डिस्ट्रीब्यूशन। टेक्सटाइल की अगर हम बात करें ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, इंडिया की एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होती थी वो वेस्ट एशिया एंड ईस्ट अफ्रीका, यहाँ पे वेस्ट एशिया, एशिया की जो वेस्टर्न साइड है, इराक, ईरान, अफगानिस्तान या फिर जो भी इस तरह की पार्ट है वहाँ से, और ईस्ट अफ्रीका, ये मान के चले अफ्रीका कंट्री है, ईस्टर्न साइड में यहाँ पे भी दबदबा बनी रहती थी इंडिया की टेक्सटाइल पर जो एक्सपोर्ट होती थी। कॉफ़ी ट्रेड में भी इस वक्त पे एक नई ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट हुई, वो है कॉफ़ी, जो कि यमन में प्रोड्यूस होता था, जिसको साउदर्न अरबिया बोलते हैं। यहाँ पे अरबियन कंट्रीज है और अरबियन के साउदर्न एरिया में ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी। मेजर सेंटर ऑफ इंडियन ओवरलैंड ट्रेड थे लाहौर एंड मुल्तान, ये एरिया भी बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही थी। A large colony of traders amounting 10,000 lived in different parts of Iran. यहाँ पे जो इराक, ईरान इस एरिया पे आते हैं, ठीक है। इस एरिया में 10,000 ट्रेडर्स रहते थे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईरान में वो रहते थे, और ईरान से वो धीरे धीरे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी मैप के साथ, आप समझ जाओगे। फ्रॉम ईरान दे स्प्रेड टू बुखारा, कहाँ गया यार, यहाँ पे, हाँ, बुखारा एंड समरकंद। हमने इस बारे में पढ़ा था, जब पढ़ा था हम शाहजहां के बारे में, जहांगीर के बारे में, याद है आपको, बुखारा एंड समरकंद के बारे में हमने पढ़ा था। एंड ऑल्सो टू साउथ रूसिया ट्रेडिंग। देखिए इनलैंड ट्रेडिंग कितने ज़बरदस्त तरीके से हो रहे थे। यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे रूसिया है, और यहाँ से इराक, ईरान होके, बुखारा, समरकंद होके यहाँ पे मतलब साउथ रूसिया तक भी जाकर ट्रेडिंग पहुंची थी। तो यहाँ पे एक लार्ज कॉलोनी ऑफ इंडियन ट्रेडर्स एट बाकू एंड एट आस्ट्रखन एट द माउथ ऑफ रिवर वोल्गा हु ट्रेड अप टू मॉस्को, मतलब रूसिया तक भी ट्रेडिंग हो रही थी। मान के चलिए आप कितने दूर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, इतना ग्लोरियस इकोनॉमी हमारी थी तब, जब ब्रिटिशर्स आने से पहले, ठीक है। तो देयर आर कॉलोनीज ऑफ इंडियन ट्रेडर्स, बहुत सारी कॉलोनी थी इंडियन ट्रेडर्स की, एट यरकंद, खोतान, जिसको सिनकियांग बोला जाता है। ये कौन सी जगह है, ये चाइना की एक एरिया है, जो कि हमारे पंजाब थ्रू पंजाब देकर कश्मीर, लद्दाख टू चाइना, चाइना पे भी ये ट्रेडिंग हो रही थी। तो ट्रेडिंग कितने दूर तक चल रही थी। तो ओवरलैंड ट्रेड डिक्लाइंड ओनली विद द ब्रेकअप ऑफ द सफाविड एम्पायर। सफाविड एम्पायर के ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे हमारे ट्रेडिंग डिक्लाइन होने लगी। उसके बाद मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे वो मैप मैंने प्रोवाइड किया है। हालांकि ये देखिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में, मतलब मुझे अच्छी खासी मैप नहीं मिली, बट फिर भी मैंने यहाँ पे कोशिश की है आपको समझाने की। देखिए यहाँ पे हमारा मान के चलिए मुंबई है, ये इंडिया है, इंडिया के मैप, ठीक है। यहाँ से होकर हमारे ट्रेडिंग, यहाँ पे इराक, ईरान है, ठीक है। यहाँ पे बाकू एरिया है, बाकू से लेकर आस्ट्राखन, इसके बारे में भी हमने पढ़ा, और यहाँ से लेकर साउथ रूसिया, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ये तक भी ट्रेडिंग चल रही थी। यहाँ पे ट्रेडिंग कॉलोनीज थी उनकी, ठीक है, इंडिया से लेकर यहाँ पे रूसिया, मॉस्को तक। और जो सेकेंड पार्ट हमने पढ़ा कि जिंजियांग जो एक था, यहाँ पे देखिए हमारे इंडिया है, लद्दाख, पंजाब, ये सारी चीज़ें देखकर जिंजियांग, यहाँ तक भी ट्रेडिंग चल रही थी, ठीक है। तो ट्रेडिंग चारों तरफ फैली हुई थी हमारे इंडियंस की, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हम डिस्कशन करेंगे जितने सारे ट्रेडिंग हुए, इनलैंड हो गया या फिर फॉरेन ट्रेड हो गया, उसका कंसिक्वेंसेस क्या हुआ, इस फॉरेन ट्रेड का, फॉरेन ट्रेड ग्रोथ का कंसिक्वेंसेस क्या हुआ। देखिए पहले तो इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड हुआ, और जो गोल्ड एंड सिल्वर की अनलिमिटेड इन्फ्लक्स हुआ कंट्री में, ठीक है, बहुत रीच हो गई इंडिया कंट्री, और डिफरेंट लिंकिंग हो गया यूरोपियन मार्केट के साथ, एक्सपांडिंग हो रहे थे तब यूरोपियन मार्केट, उसके साथ जो लिंक हो गया, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। पहले तो ये है
कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, बहुत सारे सिल्वर एंड गोल्ड आकर इंडिया में अंडरग्राउंड जा रहे थे, ठीक है, बहुत फास्टेस्ट भी जा रहे थे। तो एक वक्त ऐसा आया फर्स्ट ऑफ द 17th सेंचुरी, क्या हुआ, धीरे धीरे प्राइस ऑलमोस्ट डबल होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे जमने लगे, बहुत सारे पैसा होने लगे, लोग एसेंशियल आइटम के साथ साथ लग्जरियस आइटम को भी यूज़ करने लगे। तो धीरे धीरे आजकल के ज़माने में आप उस ज़माने को ना आजकल के ज़माने के साथ कंपेयर करके चलो, तो आजकल क्या हो रहा है, जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, लोगों की लाइफस्टाइल चेंजेस हो रही है, लोग धीरे धीरे, लोग के पास पैसा हो रहा है, लोग डिफरेंट तरीके से चीज़ें अपनाने लगे हैं एसेंशियल आइटम के साथ साथ। तो इसी वजह से एसेंशियल आइटम भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई है, प्राइस इन्फ्लेशन हो रही है। तो तभी भी सेम चीज़ें हो रही थी, डबल हो रही थी। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो विलेजेस के साथ एक लिंकअप था हमारे इंडिया में, वो धीरे धीरे वीक होने लगा। हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे गांव से हटकर शहर में रह रहे हैं, क्योंकि शहर में फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, शहर में बहुत अच्छी कैसी चीज़ें मिल रही है हमें, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में, और पैसे भी ज़्यादा है शहर में गांव की तुलना में। तो क्या होता है, गांव के साथ हमारा थोड़ा कनेक्शन वीक हो रहा है, तभी भी उस तरह की कंडीशन हुआ करते थे, ठीक है। और जिसके वजह से जो नोबिलिटी थे, जो मंत्रियां थी और बड़े बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स थे, वो थोड़ा धीरे धीरे मनी माइंडेड होने लगे, ग्रिडी होने लगे, लोभी होने लगे और डिमांडिंग होने लगे। उनको ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा लग्जरियस लाइफ चाहिए, हर एक चीज़ में डिमांडिंग होने लगी। तो एक वक्त पे क्या हुआ, यूरोपियन नेशन को ये पता चला कि वो इसका एडवांटेज लेना शुरू किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि हम जो भी सिल्वर और गोल्ड जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, मतलब इंडिया में जो जा रहे हैं गोल्ड सिल्वर, उसका कुछ मतलब वहाँ पे जाकर स्टॉक हो रहे हैं, तब हमें ऐसा कुछ करना होगा कि उसके बदले में हमें मतलब ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी होगी, अल्टरनेट कुछ खोजना पड़ेगा, ताकि बहुत क्वालिटी और बहुत लग्जरियस आइटम और बहुत दामी दामी चीज़ें हमें एक्सपोर्ट करनी होगी, ताकि हम गोल्ड सिल्वर के वजह से मतलब अल्टरनेटिव वो ढूंढने लगे, ठीक है। इसी वजह से वो धीरे धीरे स्पाइस ट्रेड में मोनोपोलाइज करने लगे, और क्योंकि इंडियन लोभी होते जा रहे थे, इसी वजह से वो स्पाइस ट्रेड को छोड़ने लगे धीरे धीरे। और उन्होंने क्या किया, इंडियन टेक्सटाइल मार्केट को भी धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू किया। तो एक वक्त ऐसा आया, लेकिन फिर भी उनको इतना सक्सेस नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इंडिया में जो एम्पायर चल रही थी, जो मुगल एम्पायर चल रही थी, उनकी दमदार बहुत ज़्यादा थे और उनकी मोनोपोलाइज थोड़ा ज़्यादा थी। विदाउट एम्पायर की कंसेंट में आप ट्रेडिंग अच्छी खासी नहीं कर सकते हो। तो जिसी वजह से उन्होंने क्या किया, ट्राई किया कि हम इंडिया की जो इनलैंड है उसमें कैप्चर करेंगे, लैंड पे होल्डिंग करेंगे, कुछ एरिया अपने अख्तियार में लाएंगे, ताकि रेवेन्यूज़ जो ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं लैंड से, जो मुगल सम्राट को जाता है, वो हमारे पास आएगा और हमारे पास ज़्यादा धन बढ़ेगा। तो जो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को डिफरेंट आइटम्स, वो भी उसका होल्ड भी हमारे पास आ जाएंगी, कंपनीज़ वगैरह हमारे पास आ जाएंगी। तो इसी वजह से वो लैंड को कैप्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, डच ने जावा एंड सुमात्रा पर कन्क्वर कर लिया, ठीक है। लेकिन जावा सुमात्रा तो इंडिया के बाहर है, लेकिन जो इंग्लिश है और जो फ्रेंच है, उन्होंने कन्क्वेस्ट कर लिया, धीरे धीरे कन्क्वेस्ट करने की कोशिश की इंडिया की लैंड पे, ठीक है। लेकिन पहले पहले तो उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुगल सम्राट जो थे वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और उनके आसपास के जो रूलर्स थे वो भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। हमने पढ़ा हुआ था गोलकुंडा एरिया के रूलर है, बीजापुर के रूलर है, डेक्कन के रूलर है, वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्गेस्ट थे, और उनके सामने ब्रिटिशर कुछ भी नहीं थे। और इसी वजह से ब्रिटिशर में डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट करके, डिफरेंट का जो कंस्पिरेसी करके, धीरे धीरे जब उनका दबदबा कम होने लगा, वो थोड़ा जब औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट वीकेंड होने लगी, फिर डिफरेंट जो प्रोविंसेस के रूलर थे वो थोड़ा वीकेंड होने लगी, उसके बाद उसके एग्नेस्ट कंस्पिरेसी करके, कॉन्फ्लिक्ट करके, या एक दूसरे के साथ लड़ाकू बना के यूरोपियन कंट्रीज़ क्या किया, धीरे धीरे हमारे ऊपर दबदबा करना शुरू किया और इंडिया को कैप्चर कर लिया। उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, किस तरह से कैप्चर किया वो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन हम अभी ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद हम थोड़ा पढ़ेंगे कल्चरल क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था मुगल साम्राज्य में। उसके बाद हम डिसइंटीग्रेशन में जाएंगे, मुगल साम्राज्य किस तरह से डिसइंटीग्रेट हुआ। तो उसके साथ मेरा ये वाला टॉपिक खत्म हुआ, कैसा लगा ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।